हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2। देखिए, एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। हमें जो क्वेश्चंस करने हैं इस एक्सरसाइज के, वो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही करने हैं और ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आया करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे पहली प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अगर हम इस डिटरमिनेंट की रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे ये देखिए, मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, मीन्स ये जो R1 लिखी हुई इसे C1 बना दूं, ये जो R2 लिखी है इसे C2 बना दूं और ये R3 लिखी है इसे C3 बना दूं, तो हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, आंसर सेम आएगा। लेकिन ध्यान दें, जब आप इंटरचेंज करेंगे तो सारी रूल्स को सारे कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। मीन्स R1 को C1 में लिखना पड़ेगा, R2 को C2 में लिखना पड़ेगा और R3 को C3 में लिखना पड़ेगा। तो अगर हम रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखें, अगर डिटरमिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। जैसे देखें, एक डिटरमिनेंट लेते हैं, यही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम ऐसे करें कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें, ध्यान दें, सिर्फ R1 R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R3 एज इट इज़ रहेगा। देखिए, R3 को मैं एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ, R2 को लिखना R1 की जगह, R1 को लिखना R2 की जगह, 4 5 6 1 2 3। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू माइनस आ जाती है आगे से। मीन्स आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, दोनों की वैल्यूज़ में माइनस का डिफरेंस होगा। तो जब भी आप डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो को एक्सचेंज करें, आप इंटरचेंज करें आपस में, या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करें, तो उनकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। डिटरमिनेंट के आगे एक माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट में अगर कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाएं या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। ये R1 है और R2 है, देखिए आइडेंटिकल हो गई ना। तो अगर कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएँ या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएँ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसमें भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर डिटरमिनेंट में ये कोई डिटरमिनेंट ले लेते हैं, अब इस डिटरमिनेंट में किसी एक रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या एक रो में दूसरी रो के थ्राइस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम R1 में R1 प्लस R2 को ऐड कर दें तो देखिए क्या होगा, R2 ऐसे लिख देंगे और R3 ऐसे लिख देंगे। तो R2 मैंने उतार दिया, R3 उतार दिया। अब देखिए R1 लिखते हैं, R1 में R2 को 1 प्लस 4 कितना आएगा, 5 यहाँ लिख दिया, 2 प्लस 5 आ जाएगा 7 और 3 प्लस 6 आ जाएगा 9। ऐसा कर सकते हैं हम। ऐसे यही बात कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये रूल कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, इसी मैट्रिक्स में देखें कि अगर हम यहाँ कर देता हूँ कि R1 में कर दें R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, देखिए तो इस तरह से हो जाएगा। R1 में इसका ट्वाइस ऐड करना है, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 6 2 जा 12 प्लस 3 15। बाकी R2 को ऐसे उतार देंगे और R3 को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑपरेशन करेंगे, R1 में ऑपरेशन करा R1 प्लस 2 R2 तो इसको आगे लिखना है। C1 में ऑपरेशन करेंगे C1 प्लस 3 C3 तो इसको आगे लिखेंगे। अगर कुछ माइनस करा हमने, C1 में ऑपरेशन करा या C2 में ऑपरेशन करा C2
माइनस 4 टाइम्स C1, तो C2 को आगे लिखेंगे, जिसको जो हमेशा जिसमें भी ऑपरेशन करेंगे उसे आगे लिखेंगे और दूसरे को पीछे लिखेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से वो पीछे वाले में कीजिएगा, आगे वाले में मत कीजिएगा। देखें 6 वाली प्रॉपर्टी, इसमें देखें हम किसी डिटरमिनेंट में किसी दूसरे इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटरमिनेंट है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी में, मान लें मैं R1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 2 4 6, R2 ऐसे उतार दीजिए और R3 को भी ऐसे ही उतार दीजिए। इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी कर सकते हैं कोई बच्चा वो R1 में मल्टीप्लाई नहीं करें, R2 में मल्टीप्लाई करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर कॉमन लेना हो किसी डिटरमिनेंट में, मान लें यह है 2 8 6 1 3 5 7 4 6, ये कोई डिटरमिनेंट है। अब आप C1 से कॉमन लेना चाहते हैं तो आपने C1 में से ही कॉमन लिया, पूरे डिटरमिनेंट में से कॉमन लिया जाएगा। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था, अंदर मल्टीप्लाई करते थे सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते थे, यहाँ सिर्फ एक रो या एक कॉलम होगा। ऐसे जब मैट्रिक्स में कॉमन लेते थे तो सब में से लेते थे, यहाँ सब में से कॉमन नहीं लेना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से हम कॉमन लेंगे। तो देखिए मैं C1 में से कॉमन ले रहा हूँ 2, तो क्या बचेगा 1 4 3 1 5 4 3 7 6। ज़रा देखें R2 और R3 ये तो एज इट इज़ उतर गए हैं, सिर्फ चेंज किस में हुआ है, R1 में चेंज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, डिटरमिनेंट में किसी एक रो या कॉलम को दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हम पे लिखा हुआ है A1 + X, A2 + Y और A3 + Z। यहाँ दे रखा है हमें B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसे हम दो डिटरमिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। देखिए R में ही सारी गड़बड़ है, R1 में गड़बड़ है, तो इसमें कर सकते हैं हम। देखिए R2 दोनों डिटरमिनेंट में सेम हो जाए, सिर्फ R1 को ब्रेक करना है। यहाँ A1 A2 A3 और दूसरे डिटरमिनेंट में हो जाएगा X Y Z। देखिए R1 को ब्रेक कर लिया हमने, R2 एज इट इज आएगी दोनों में B1 B2 B3, यहाँ भी हो जाएगा B1 B2 B3। ऐसे ही R3 हो जाएगा C1 C2 C3 C1 C2 C3। तो ये सेम रहेगा। हम ऐसे दो डिटरमिनेंट ब्रेक करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू निकालें चाहे इस अकेले की वैल्यू निकालें, बात वही रहेगी। हमें इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल के ऐड करिए या इसकी वैल्यू निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही बात कॉलम पे भी लागू होगी, आप कॉलम को भी इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों डिटरमिनेंट में हम मैट्रिक्स की तरह, जैसे अगर मैट्रिक्स में करते थे हम खाली रो, एक मैट्रिक्स में अगर रो के ऑपरेशन लगाएंगे तो सारे रो के ऑपरेशन लगाएंगे, या कॉलम के लगाएंगे तो सारे कॉलम के लगाएंगे। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, एक ही क्वेश्चन में रो के ऑपरेशन भी लग सकते हैं, कॉलम के भी, दो ऑपरेशन एक साथ भी लग सकते हैं। ये भी हो सकता है एक ही बार में आप लगा दें, R1 में करा R1 + 2R2 और R3 में भी करेंगे R3 + 2R2। ध्यान दें जब भी आप ऐसे करेंगे तो पीछे वाला मैट्रिक्स, पीछे वाली रो या पीछे वाला कॉलम वो सेम होना चाहिए। यहाँ भी R2 लिखा और यहाँ भी R2 लिखा है, इसको ध्यान दें। ऐसे ही अगर C1 में करेंगे C1 + 2 टाइम्स C3 और C2 में कर लेंगे C2 + 3 टाइम्स C3, तो ध्यान दें पीछे ये दोनों बार C3 लिखा है और आगे कौन से कॉलम लिखने हैं, जो ये यहाँ लिखे हुए लेफ्ट पे, इससे ज़रूर ध्यान दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए अब एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें हमारे को ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमसे कहा गया है कि आपने एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंशन नहीं करना। हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था एक्सपेंशन करना, वो कह रहे हैं बिना एक्सपेंशन करे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना हमने और इसकी वैल्यू, इसको प्रूव करना है LHS को RHS के इक्वल। तो देखिए हमने इसका LHS नोट कर लिया डिटरमिनेंट का। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ लगानी है। ज़ीरो होने के लिए हम पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाएं या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, या किसी एक रो में सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं या किसी एक कॉलम में हो जाएं, तो वहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। देखिए जहाँ जहाँ मैंने चेंज करा वहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। ये आपको LHS दे रखा है। अब देखिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C3 में करा मैंने, C3 में C2 माइनस करके C3 में लिख दिया। ये क्यों लगाया देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको।
ये है C3 और ये है C2, माइनस करें तो ABC ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो C1 एज इट इज उतर गया, C2 एज इट इज उतर गया। यहाँ देखिए माइनस करके x प्लस ए माइनस में से a माइनस करा x आ गया, y प्लस बी में से b माइनस करा y आ गया, ऐसे z प्लस c में से c माइनस करा z आ गया। देखिए ये C3 और ये C1 आइडेंटिकल हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 बिना एक्सपेंशन के। यहाँ रीजन लिख दीजिएगा बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी आपने बिना एक्सपेंशन के प्रूव करना है। तो आपको दे रखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसकी वैल्यू 0 शो करनी। आपने LHS नोट कर ली। अब ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप कॉलम में भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने R1 में इन तीनों को ऐड करके लिखा। तो देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लिख दिया मैंने, a माइनस बी लिखा, बी माइनस सी लिखा, सी माइनस से ऐड करके। ऐसे ही यहाँ पर इन तीनों को ऐड करके b माइनस सी माइनस सी, a माइनस बी, और ऐसे ही इनको ऐड करेंगे। मुझे पता है 0 आया तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, जगह कम थी इसलिए लिख दिया। आप देखिए ये कैंसिल होंगे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ। यहाँ b से b कैंसिल हुआ, c से c कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, ये भी 0, ये भी 0, मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। ठीक है, R2 ऐसे उतरा है, R3 ऐसे उतरा। देखिए यहाँ पर अब फिर R1 में तीनों 0 हो गए, R2 ऐसे, R3 ऐसे। अब जरा गौर करें, इस R1 के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, एक्सपेंशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी हमने बिना एक्सपेंशन के ही प्रूव करना है। तो देखिए हमने इसे नोट कर लिया है क्वेश्चन को, इसकी LHS नोट कर लिया। LHS नोट करके अब देखिए सबसे बड़ा C3 है तो इसे ही छोटा बनाएंगे हम, इनके इन दोनों में से किसी के बराबर। तो C3 में ऑपरेशन लगाया मैंने, C3 माइनस 9 टाइम्स C2। देखिए C1 एज इट इज उतार दिया, C2 एज इट इज उतार दिया। अब देखिए C3 में दिस माइनस 9 टाइम्स दिस, 9 7 जा 63, 65 माइनस 63 हो गया 2। ऐसे ही 8 9 जा 72, 75 माइनस 72 हो गया 3, 9 9 जा 81, 86 माइनस 81 हो गया 5। ज़रा देखो तो ये और ये C1 और C3 दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। हमने पढ़ा है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में आइए। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका LHS नोट कीजिए। LHS हमने नोट कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को खोल देंगे, a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस c को, बनेगा ab प्लस ac। ऐसे ही इस ब्रैकेट को खोल देंगे, bc प्लस ab, ये बन गया। ऐसे तीसरे वाले ब्रैकेट को खोल देंगे। इन दोनों में कोई चेंज नहीं करा इसलिए मैंने इसे हाईलाइट नहीं करा। इसके बाद देखिए हम ऑपरेशन लगाएंगे, C3 में लगाया C3 प्लस C2। आप देखिए अभी समझ में आएगा क्यों करा मैंने। इस और इसको ऐड करके C3 में लिख दिया। देखिए तो AB प्लस AC था ये, उसमें BC और ऐड कर दिया तो क्या बन गया AB प्लस BC प्लस AC। ऐसे ही सेकंड वाला भी AB प्लस BC प्लस AC बन जाएगा, ऐसे थर्ड वाला भी AB प्लस BC प्लस AC बन जाएगा। तीनों सेम आ गए। अब हमें पता है जब कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम C3 से कॉमन ले लेंगे, AB प्लस BC प्लस C है। C1 एज इट इज़ उतार दिया हमने, C2 एज इट इज़ उतार दिया हमने, C3 इससे कॉमन लिया तो 1 1 1 उतर गया। ज़रा देखो तो C1 और C3 दोनों सेम आ गए, आइडेंटिकल आ गए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लिख दिया 0 हो गई, इसे 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी बिना एक्सपेंशन के करना है। आपको एक डिटरमिनेंट लेफ्ट में दिया है और 2 इंटू दूसरा डिटरमिनेंट राइट में दिया हुआ है। अब आपको शो करना है कि लेफ्ट वाला डिटरमिनेंट राइट के इक्वल है। बड़ा वाला डिटरमिनेंट लेफ्ट वाला है तो हम LHS को ले लेते हैं। LHS में क्या करा हमने, R1 में करा R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने इसलिए करा कि 2 कॉमन आ जाए सबसे पहले। तो देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ देखिए ऐड कीजिए आप, ये आएगा B प्लस C प्लस A प्लस B को ऐड करके आएगा 2A प्लस B प्लस C। ऐसे इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2P प्लस Q प्लस R, और इन तीनों को ऐड करेंगे आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इन सब में 2 है तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, हमें 2 चाहिए यहाँ पर। तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया R1 से, 2 बाहर आ गया, बाकी हमने इसको डिटरमिनेंट को दोबारा लिख दिया। देखिए जिस रो में या कॉलम में चेंज हो रहा है मैंने उसे हाईलाइट करा हुआ है। R1 में से 2 कॉमन लिया तो बची हुआ R1 को लिख दिया, R2 और R3 को हाईलाइट नहीं करा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था।
इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है यहाँ पर, या ए बनना है, बी बनना है, सी बनना है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो ऐसे करते हैं R2 में करेंगे, R2 से R1 माइनस करेंगे, R3 में करेंगे, R3 से R1 माइनस करेंगे। ध्यान देना हम इसमें 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हैं साथ साथ। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगाएं तो ध्यान दें कि बाद वाले नंबर जनरली सेम हो, पहले वाले अलग हो जाएं लेकिन बाद वाली रो या बाद वाले कॉलम हमेशा सेम हो, तो आपसे गलती नहीं होगी, इसका ध्यान देना आप। तो देखिए हमने R1 को एज इट इज उतार दिया, अब R2 में से R1 माइनस करके लिखना है। C प्लस ए से A प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे तो C और A तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी। ऐसी R प्लस पी से P प्लस क्यू प्लस R माइनस करा तो बचेगा माइनस क्यू। Z प्लस एक्स से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस करा, बचेगा माइनस वाई। इसी तरह से माइनस सी माइनस आर माइनस जेड बचेगा। अब देखिए माइनस के बने हैं, इन्हें प्लस का तो हम अभी बना लेंगे, पहले R1 में करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना बड़ा ही भी छोटा हो जाएगा। तो देखिए A प्लस बी प्लस सी में से माइनस बी और माइनस सी ऐड कीजिए, कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, A, यहाँ बचेगा P और यहाँ बचेगा X। ठीक है, अब देखिए R2 में से माइनस कॉमन लीजिए बाहर, R3 में से भी माइनस कॉमन लीजिए बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो चीज़ आ गई ज़रा गौर से देखिए, यही आपका RHS है, या आपने RHS प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इसे भी हमने सॉल्व करना है, प्रूव करना है। ये डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू 0। इसे भी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सपेंड करके बहुत लंबा हो जाएगा, बिना एक्सपेंड करे करते हैं। तो ऐसे करते हैं, लेफ्ट वाला जो डिटरमिनेंट है इसे हम डेल्टा लेट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को हम इससे लेट करते हैं, हमने पहले बताया था। अब इसमें देखिए रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखिए जो R1 है, देखिए है ना R1 0 A माइनस बी से मैंने C1 में लिख दिया। इसी तरह से R2 है माइनस ए 0 माइनस सी, इसे C2 में लिख दिया, माइनस ए 0 माइनस सी। ऐसे R3 B C 0 इसे C3 में लिख दिया, B C 0। अब ये नया डिटरमिनेंट बन गया। हमें पता है कि ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो देखिए अब देखिए इस डिटरमिनेंट में हमने R1 से भी माइनस कॉमन लेना, R2 से भी, R3 से भी। तो देखिए R1 से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का साइन आएगा, R2 से भी माइनस कॉमन लेंगे, प्लस हो जाएगा, और R3 से भी माइनस लेंगे, एक और माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस कॉमन लेके यहाँ 0, माइनस ए का प्लस है, बी का माइनस बी। ऐसे ए की जगह माइनस है, 0 की जगह 0, सी की जगह माइनस सी, माइनस बी का बी हो गया, माइनस सी का सी, और 0 का 0। जरा गौर से देखिए जो डिटरमिनेंट मिला हमें, ये दोबारा से डेल्टा मिल गया। तो देखिए डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस, और इसे क्या लिख देंगे हम, वही डेल्टा लिख देंगे। इसे लेफ्ट में लाइए, ट्वाइस डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, ट्वाइस ऑफ डेल्टा 0, डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। और देखिए ये 0 आ गई, तो इसकी जगह हम दोबारा से ये इक्वेशन 1 से इसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट को, इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। हमारा प्रूव हो गया। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 4a² b² c²। ध्यान दें डिटरमिनेंट को हम प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करेंगे, सीधे एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगर आप सीधे एक्सपेंड करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज़ लगा के, और आप मार्क्स ही नहीं कटेंगे, आपका क्वेश्चन भी बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है आपसे सॉल्व भी ना हो, गलती हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप डिटरमिनेंट को पहले प्रॉपर्टीज़ लगाएं, छोटा बनाएं, छोटा कितना छोटा, जितना मैक्सिमम आप छोटा कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 0 बना लें, 2 नंबर 0 बना लें, उसके बाद एक्सपेंड करें तो आसानी होगी। ध्यान दें डिटरमिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 0 बनाए जाएं, उसके बाद उसे एक्सपेंड करा जाए उसी रो के में या किसी उसी कॉलम में जिसमें 2 0 बने हैं, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सबसे आसान होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, डिटरमिनेंट को छोटा बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कॉमन ले लेंगे, किसी एक रो में या कॉलम में 2 0 बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसे एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल लास्ट में एक्सपेंड कीजिएगा। तो देखिए फिलहाल ये क्वेश्चन में LHS हमने नोट की, इसे दोबारा नोट कर लिया। देखिए हमने अब क्या करेंगे, इसे छोटा बनाने के लिए हम कॉमन लेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, देखिए फर्स्ट कॉलम, इसमें से C1 कॉमन लेंगे, इसमें वो A कॉमन लेंगे, देखो C1 में से, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, ये इसमें से A कॉमन लेंगे, ऐसे इसमें से B कॉमन लेंगे, ऐसे C। तो देखिए बाहर बन जाएगा, ये हमने A कॉमन लिया तो A B C आ गया। अब देखिए इसमें से A कॉमन लेने के बाद बचेगा माइनस A यहाँ पर, फिर यहाँ से भी बचेगा B और यहाँ बचेगा C। इसमें से B कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, A माइनस B और C। इसमें से हमने कॉमन लिया है C, तो क्या बचेगा यहाँ A B और माइनस C। इतना हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया क्वेश्चन।
ये तीनों में चेंज करा मैंने, तीनों को हाईलाइट करा। अब देखिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 में करेंगे C2 + C1 और C3 में करेंगे C3 + C1। C3 में करेंगे C3 + C1। ध्यान दें कि हमने बाद में C1 लिखा है, ध्यान दें जो चीज़ जब दो ऑपरेशन एक साथ हो तो बाद वाली चीज़ सेम होनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। तो देखिए C1 को तो हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब देखिए C2 में करा C2 + C1, माइनस ए और ए ऐड होके 0 आ गए, माइनस बी और माइनस बी ऐड होके 0 आ गए, और C और C ऐड होके 2C आ गए। ऐसे ही C3 में भी C1 को ऐड करना है, ए और माइनस ए ऐड होके 0 आ गए, बी और बी ऐड होके 2B आ गए, माइनस C ऐड होके 0 आ गए। तो देखिए अब यहाँ C2 में भी दो 0 बन गए, C3 में भी 2 0 बन गए, R1 में भी 2 0 बन गए। तो हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो देखिए R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने में ABC बाहर वाला ये लिख दिया मैंने। अब देखिए सबसे पहले माइनस ए है, माइनस ए अगर लेंगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 0 2B 2C और 0 0 2B 2C और 0 यहाँ कर दिया मैंने। ये 0 है, एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, ये 0 है, एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं। सॉल्व करके ये ऐसे रहेगा, ये माइनस ए ऐसे रहेगा, ये इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 2B और 2C को मल्टीप्लाई करेंगे 4BC आ जाएगा। इन्हें ब्रैकेट खोलिए, 4ABC आ गया, 4ABC और ABC को मल्टीप्लाई करेंगे 4A² B² C² आ गया। ये RHS प्रूव हो गई।